एजुकैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक ऐसा सूक्ष्म पाठ्यक्रम लेकर आया हूं, जिसकी हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस टॉपिक से कैसा प्रश्न बनता है। तो उसी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस क्रम में नंबर पर सबसे पहले नंबर पर हम हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जहां से प्रश्न बनते हैं उसे हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के क्रम में हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को पढ़ेंगे और एक ये ध्यान देंगे कि किस कालखंड से कैसा प्रश्न आता है। सबसे पहले आपको बताएं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसमें नंबर वन पे आदिकाल है। आदिकाल, आदिकाल यहां से आप पढ़ेंगे सिद्ध नाथ, जैन, राठो और लौकिक। कुछ लौकिक साहित्य भी है जहां से हमारा प्रश्न बनता है। तो आदिकाल के संदर्भ में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके संदर्भ में इसे पढ़ेंगे। और शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, शुक्ल जी, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इन्होंने भी आदिकाल पर अच्छा लिखा है। आपको बताएं कि शुक्ल जी जो भी लिखे हैं उसकी सबसे पहले और सबसे अच्छी व्याख्या, सटीक व्याख्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कर पाए हैं। तो हम आदिकाल के संदर्भ में सिद्धनाथ, जैन, रासो और लौकिक जब पढ़ेंगे तो इसमें शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे। आदिकाल के बाद दूसरा नंबर आता है भक्तिकाल का। भक्तिकाल से हमारा जो प्रश्न बनता है वह ज्यादा से ज्यादा शुक्ल जी से बनता है। शुक्ल जी के संदर्भ में हम भक्तिकाल को पढ़ेंगे। भक्तिकाल के अंतर्गत कबीर, सूर, तुलसी और जायसी प्रमुख कवि हैं। इसके साथ भी बहुत से कवि हैं जिन्हें हम भक्तिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो भक्तिकाल का हमारा जितना भी प्रश्न बनता है वह ज्यादा से ज्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से बनता है, तो उसे हम पढ़ेंगे। भक्तिकाल के बाद रीतिकाल का नंबर आता है। रीतिकाल, रीतिकाल में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, रीति मुक्त तीन धाराएं चलती हैं रीतिकाल में। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, यहां से प्रश्न बनते हैं। रीतिकाल में बहुत से कवि हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। रीतिकाल के बाद अगला नंबर आता है आधुनिक काल का। आधुनिक काल, आधुनिक काल में हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर यह युग पड़ा और इनका एक मंडल बना जिसमें
बहुत से लेखक जुड़ गए, तो यह भारतेंदु युग हो गया, भारतेंदु मंडल बन गया। भारतेंदु मंडल के बाद द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग। अब यहाँ पर बच्चों में एक असुविधा होती है कि यह द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं। इसमें हम यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताएं, एम पी डी, एम पी डी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। यहां से भी प्रश्न बनता है, द्विवेदी युग और उनका मंडल। द्विवेदी युग के बाद अगला नंबर आता है छायावाद का। छायावाद, छायावाद में जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत जी, निराला जी, निराला जी और महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो छायावाद में यही प्रमुख है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। आगे हम बढ़ेंगे छायावाद के क्रम के बाद। इसमें एक चीज आपको बताएं, जो यह आदिकाल से रीतिकाल तक है, इसका आधार हमारा बनेगा शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्लस हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल से रीतिकाल तक हम इन दोनों किताबों को अगर पढ़ेंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कुल मिला के जो गद्य खंड है, गद्य खंड को हम गद्य खंड, गद्य खंड के लिए एक अलग सी किताब है, रामचंद्र तिवारी की है, उसे हम पढ़ेंगे। अब आगे आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद के बाद आगे की कड़ी में आगे की कड़ी में देखेंगे छायावाद के बाद हालावाद, हालावाद, छायावाद के बाद हालावाद, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने हालावाद नाम लिया। हालावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, हालावाद के बाद प्रगतिवाद का नंबर आता है 1936 के बाद, 1936 के बाद प्रगतिवाद का समय शुरू होता है 1945 ईस्वी तक। प्रगतिवाद का समय शुरू होता है 1936 से 1943 ईस्वी तक। इस समय प्रगतिशील, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और प्रगतिवादी रचनाएं हिंदी साहित्य में प्रारंभ होती है। उसका समय 1936 से 1943 ईस्वी तक रहता है।
प्रगतिवाद की रचनाएं नागार्जुन, प्रगतिवादी रचनाओं में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी रचनाओं में आते हैं। उसके बाद आगे प्रयोगवाद का नंबर आता है। प्रयोगवाद 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 में सबसे महत्वपूर्ण है तार सप्तक। प्रयोगवाद में सबसे महत्वपूर्ण है तार सप्तक। तार सप्तक की शुरुआत अज्ञेय से होती है। अज्ञेय, और अब तक कुल तार सप्तक जो है चार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। जो पहला सप्तक होता है सप्तक यानी तार सप्तक। पहला सप्तक क्या है? तार सप्तक। और दूसरा, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक, और अंतिम में चौथा सप्तक। तो ये कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं, जिसमें एक सप्तक में 7 कवि होते हैं। अब इसमें भी आपको याद करने का सूत्र होता है। पहला जो सप्तक है उसमें जितने भी कवि हैं उसे हम याद करेंगे। जितने भी कवि और लेखक हैं उनका पहला नाम है अरागी प्रभाग ने। पहले सप्तक के हैं। उसके बाद दूसरे के हस, नर, हस, भर। इसे आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसी आपकी सेटिंग होगी उसी तरह आप बना सकते हैं। तीसरा है विप्र, कुम, के, की। और चौथा है श्री, अरारा, स्वर्ण। तो इस तरह हम प्रयोगवाद में ये जो 4 सप्तक हैं, तार सप्तक से लेकर चौथे सप्तक तक जितने भी कवि हैं इसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे की कड़ी में हम देखेंगे तार सप्तक के बाद नकेनवाद। तार सप्तक के बाद न के न। अब इसे हम देखेंगे। नकेनवाद में जो 3 लेखक आते हैं उनका नाम क्या है? नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, न से के से केसरी कुमार, न से नरेश कुमार। इन तीनों की रचनाओं को हम नकेनवाद में पढ़ेंगे। आगे 1954 से शुरू हो जाता है। 1954 ईस्वी इस नई कविता का प्रारंभ होता है। 1954 से नई कविता प्रारंभ हो जाता है हिंदी गद्य साहित्य में। यह नई कविता नाम दिया है
नाम दिया है अकेले। नई कविता नाम दिया है अकेले। 1954 से नई कविता। उसके बाद नई कविता के बाद दलित कविता। दलित कविता जिसमें दलितों पर जो भी लिखा गया है वह दलित के अंतर्गत, दलित साहित्य के अंतर्गत आता है। दलित कविता में जो समाज से निम्न वर्ग के हैं, अछूत हैं, वे हैं रैदास को। रैदास, जो रैदास कवि हैं, इन्हें रैदास को पहला पहला दलित माना गया, पहला दलित लेखक माना गया। रैदास को पहला दलित लेखक माना गया। इस क्रम में एक और रचना आती है अछूत की शिकायत। अछूत की शिकायत जो हीरा डोम की रचना है। हीरा डोम, अछूत की शिकायत हीरा डोम की रचना है। यह हिंदी में शुरुआत होती है इसकी। उसके बाद कुछ नवीनतम रचनाएं हैं। नवीनतम रचनाएं जो हिंदी साहित्य की हैं वे भी आपको पढ़ना है। नवीनतम रचनाएं हैं। नवीनतम रचनाओं के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें हिंदी का गद्य साहित्य पढ़ा जाएगा। इसमें नाटक, निबंध, आलोचना, कहानी। नाटक, निबंध, आलोचना, कहानी, एकांकी और डायरी। एकांकी और डायरी, डायरी विधा को पढ़ेंगे। इन सारी विधाओं से आपका प्रश्न बनता है नाटक की उत्पत्ति और नवीनतम नाटक। ज्यादा से ज्यादा इनसे नई रचनाएं पूछा जाता है जो आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होता है। हिंदी गद्य का विकास में नाटक, निबंध, आलोचना, कहानी, एकांकी और डायरी विधा। इसमें रिपोर्टाज भी आता है। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज भी इसमें आता है। आगे के क्रम में बढ़ेंगे। कुछ लघु विधाएं, गद्य की कुछ लघु विधाएं, गद्य की कुछ लघु विधाएं हैं। इन लघु विधाओं में जीवनी यानी महापुरुषों की जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और व्यंग्य। गद्य काव्य और व्यंग्य, व्यंग्य रचनाएं भी इसमें पूछा जाता है। लघु विधाओं में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य और गद्य काव्य और व्यंग्य पूछा जाता है। कुछ अन्य भी है जिसे जानना जरूरी है। अन्य में साक्षात्कार, साक्षात्कार जिसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, पत्र साहित्य, पत्र साहित्य, साक्षात्कार, पत्र साहित्य और लघु कथा, लघु कथा।
अन्य में इन्हें भी पूछा जाता है। ये आपका हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है, इसमें से यहां से प्रश्न बनते हैं। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र, देखिए आपकी परीक्षा में यूपी टीजीटी पीजीटी में केवल भारतीय काव्य शास्त्र पूछा जाता है, लेकिन हम भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे, तभी हम किसी भी परीक्षा के लिए पूर्ण हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय काव्य शास्त्र में देखेंगे, पहले नंबर पर आता है काव्य के भेद। काव्य के भेद, काव्य शास्त्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे काव्य के भेद। काव्य के दो भेद हैं, पद्य और गद्य। काव्य के दो भेद हैं, पद्य और गद्य। पद्य में छंद, छंद युक्त रचना होती है, और गद्य में छंद मुक्त, छंद मुक्त रचना। पद्य में छंद से बधी हुई रचना रहेगी और गद्य में छंद से मुक्त रचना होती है। काव्य के भेद के बाद इसमें हम पढ़ेंगे रस, छंद और अलंकार। अलंकार इसे हम विस्तृत पढ़ेंगे। रस, उसके भेद, उसके अवयव, छंद और उसके भेद, अलंकार और उसके भेद, इसे हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि अब प्रश्न जो है डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, प्रश्न भेदों के उपभेदों से भी पूछ ले रहा है, इसलिए हम इसको जो है भेद भी पढ़ेंगे और उसके उपभेद को भी हम पढ़ेंगे। रस, छंद, अलंकार। उसके बाद आगे नंबर आता है भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य गुण और काव्य दोष। काव्य गुण, काव्य गुण के अंतर्गत जैसे मान लीजिए प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, इन्हें हम पढ़ेंगे। काव्य गुण के साथ साथ हम काव्य दोष भी पढ़ेंगे, जहाँ गुण है वहां दोष भी होगा। काव्य दोष के अंतर्गत तीन आते हैं, शब्द दोष, वाक्य दोष, शब्द दोष, वाक्य दोष, और तीसरे नंबर पर है अर्थ दोष। अर्थ दोष, इन दोषों को भी हम पढ़ते चलेंगे। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। काव्य दोष के बाद हमारा भारतीय काव्य शास्त्र हो गया। अब भाषा विज्ञान में, आगे के क्रम में हम भाषा विज्ञान में देखेंगे। भाषा विज्ञान यानी भाषा का जो विज्ञान है, भाषा का जो विशेष ज्ञान है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियां। भाषा विज्ञान में हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां यानी बोलियां यानी जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं, उसे पढ़ेंगे। जैसे खड़ी बोली, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, इन्हें पढ़ेंगे। इनमें और भी बोलियां हैं। हिंदी की बोलियों के बाद एक शब्द दिया है विभाषा। विभाषा पढ़ेंगे। विभाषा होता है बोली का, बोली का अर्ध विकसित रूप। अर्ध विकसित रूप, विभाषा क्या है? बोली का अर्ध विकसित रूप।
जैसे हम यहाँ लिखेंगे पूर्वी हिंदी, यह विभाषा है। पूर्वी हिंदी क्या है? विभाषा है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी क्या है? विभाषा है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। इसमें आगे पढ़ेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा को हम पढ़ेंगे। आगे के क्रम में हिंदी शब्द संपदा, हिंदी शब्द संपदा पढ़ेंगे, जिसे शब्द भंडार भी कह सकते हैं। शब्द भंडार, हिंदी शब्द संपदा शब्द भंडार के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को पढ़ेंगे हिंदी शब्द संपदा के अंतर्गत, यानी उसका भंडार, शब्द का भंडार क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्रम में आगे बढ़ेंगे। हिंदी की ध्वनियां, हिंदी की ध्वनियां, हिंदी की जो ध्वनियां हैं उसे हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी पढ़ने के साथ साथ ब्राह्मी लिपि भी पढ़ेंगे। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि भी पढ़ेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, ब्राह्मी से भी, खरोष्ठी से भी, ये सब लिपियां पढ़ेंगे। उसके बाद मानकीकरण पढ़ेंगे। मानकीकरण, मानकीकरण यानी मानक रूप, मानक रूप जो है उसका जो स्थिर होता है, स्थिर मानक रूप, इसे हम पढ़ेंगे। आगे लिपियों का जो विकास क्रम है, लिपियों का विकास क्रम, उसे हम देख लेंगे। लिपियों के विकास क्रम में चित्रलिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि के बाद सूत्रलिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावलिपि, ये लिपियों का क्रम है, विकास क्रम है। ध्वनिलिपि और कूटलिपि, ध्वनिलिपि और कूटलिपि, ध्वनिलिपि और कूटलिपि को पढ़ेंगे। ये लिपियों का विकास क्रम हो गया। उसके बाद इसी में लिपियों की विशेषताओं को भी पढ़ेंगे, विशेषताओं को भी पढ़ेंगे। जो लिपियों की विशेषता है
त्रुटियां या कमियां भी इसे में पढ़ेंगे, त्रुटियां या कमियां इसे भी पढ़ेंगे। आगे के क्रम में लिपियों में जो सुधार के प्रयत्न हुए, सुधार के प्रयत्न हुए, उन्हें भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका भाषा विज्ञान से संबंधित। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्तनी, वर्णमाला, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, संधि, समास, संधि समास, वाक्य, उपवाक्य, वाक्य उपवाक्य और पदबंध, इन्हें हम पढ़ेंगे। आगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, लिंग, वचन, वाच्य, उसके बाद अव्यय, इसे हम पढ़ेंगे। इसी में काल भी आता है, काल भी हम पढ़ेंगे। आगे विलोम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा व लोकोक्ति, लोकोक्ति, मुहावरा व लोकोक्ति, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ है श्रुति माने सुनना, सुनने में जो सब माने बराबर लगे लेकिन भिन्न हो, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी पूरा वाक्य रहेगा उसमें एक शब्द आपको बनाना है। और इसमें आता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो। तो यह हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण को कुल मिला के पूरा हम कवर करेंगे, वर्णमाला से शुरू करके अनेकार्थी शब्द, यानी व्याकरण में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो हमारा छूटेगा, सब कुछ पढ़ा जाएगा, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से सही रहेगा। इसी क्रम में हम आते हैं संस्कृत साहित्य पे। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत रचनाकार और उनकी रचनाएं, रचनाएं, रचनाकार और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। इसमें संस्कृत के कवि और लेखक भाष, कालिदास, भाष, भास, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, दंडी, भवभूति,
दंडी भवभूत मम्मट विश्वनाथ। यानी संस्कृत के जितने रचनाकार हैं उन्हें हम यहाँ पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं और उनके बारे में भी पूछा जाता है। आगे है संस्कृत का व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में हिंदी व्याकरण में जैसे हम पढ़े हैं संधि और समास, वैसे इसमें संधि, संस्कृत का संधि और संस्कृत का समास पढ़ेंगे। संस्कृत की संधि और संस्कृत का समास, विभक्ति पढ़ेंगे, कारक और उनकी जो विभक्तियां हैं विभक्ति पढ़ेंगे। विभक्ति के बाद उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के प्रत्यय। आगे शब्द रूप, धातु रूप भी हम पढ़ेंगे। शब्द रूप, धातु रूप, काल और अनुवाद, काल और अनुवाद पढ़ेंगे। तो इतना संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, रचनाकार और उनकी रचनाएं और संस्कृत व्याकरण। तो इस तरह यह हमारा पाठ्यक्रम है। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर को भी कवर करता हुआ यह पाठ्यक्रम है। और इसकी व्याख्या करने के बाद हम आगे आपको बताते हैं जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके संदर्भ में भी कुछ चर्चा हो जाए कि कहाँ से हमें क्या क्या पढ़ना है। महत्वपूर्ण पुस्तकें, इस संदर्भ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों किताब जो है आपको महत्वपूर्ण है। यह तो आदिकाल से संबंधित है, आदिकाल से प्रश्न पूछेगा यहाँ से। और हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल तीनों से पूछ सकता है। और ये दोनों किताब से आप आदिकाल से लेकर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल तीनों कवर करेंगे। आगे गद्य साहित्य के लिए, गद्य साहित्य के लिए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है। गद्य साहित्य में इसके बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। एक किताब का और जिक्र आता है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। जितने भी आलोचनात्मक कथन हैं, आलोचनात्मक कथन सब यहाँ से पूछे जाते हैं। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे
चौथे नंबर पर काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के लिए दो किताब है, डॉक्टर निशा अग्रवाल, और भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र, इन्हीं की पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी है। काव्यशास्त्र तो भारतीय काव्यशास्त्र निशा अग्रवाल और भगीरथ मिश्र से ही पूछता है, इसके बाहर से नहीं पूछेगा। आगे पांचवें नंबर पर काव्यशास्त्र के बाद भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के लिए आपको हरदेव बाहरी को पढ़ना है। हरदेव बाहरी के बाहर से कुछ नहीं आएगा। आगे है हिंदी व्याकरण के लिए। हिंदी व्याकरण के लिए आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, यह है वासुदेव नंदन प्रसाद का। इसे पढ़ना है। हिंदी व्याकरण के लिए यह पर्याप्त पुस्तक है। अंतिम में संस्कृत साहित्य के लिए जो यूपी बोर्ड में बोर्ड में 12th की किताब है, संस्कृत व्याकरण। 12th की जो संस्कृत है, इसे पढ़ लेंगे तो इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये सारी पुस्तकों की समीक्षा हो गई। तो ये आपका पूरा पाठ्यक्रम रहा आपके सामने। ऐसा जो है पाठ्यक्रम का विवेचना हम लोग किए हैं, और मुझे आशा है कि यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।